Hello everyone, my name is Saransh and I am a qualified CA by profession. I worked in the audit and assurance for almost 5 years with one of the big four audit firms. In this video, I'll be talking about the recent resignation by Deloitte as the statutory auditor from Adani Group of Companies. आगे चलने से पहले हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 6 बिजनेस लाइंस आती हैं। फर्स्ट इज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि फ्लैगशिप एंड होल्डिंग कंपनी है पूरे ग्रुप की। सेकंड इज अडानी ग्रीन एनर्जी, थर्ड इज अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, फोर्थ इज अडानी पावर, फिफ्थ इज अडानी ट्रांसमिशन एंड सिक्स्थ इज अडानी टोटल गैस। डेलोइट ने रिजाइन किया अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड अलॉन्ग विद इट्स 6 होली ओन्ड सब्सिडरीज से रिजाइन। तो अब हम आगे चलते हैं जो इनके एग्जैक्ट रीजंस थे डेलोइट ने मेंशन किया उनके रेजिग्नेशन लेटर एंड उनके ऑडिट रिपोर्ट में। डेलोइट ने जो रीजन मेंशन किए अपने रेजिग्नेशन लेटर में वो ये है कि सिंस दे आर नॉट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अदर सब्सटैंशियल नंबर ऑफ अदर अडानी ग्रुप कंपनीज, हेंस दे हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द ऑडिट। ये उन्होंने अपने लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन किया है अदर मैटर पैराग्राफ में, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सिंस देयर ऑडिट स्कोप डज नॉट एक्सटेंड टू द ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस बिटवीन अदर अडानी ग्रुप कंपनीज and any other customer or a vendor or any other person with whom there is a business relationship। अब इसका अगर हम मतलब समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने डेलोइट ने क्यों मेंशन किया है। तो इसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनके वेरियस न्यूमरस ऑडिटर्स हैं। अब सबका ऑडिट तो डेलोइट ने नहीं किया है, तो जो बाकी ऑडिटर है उसके ऊपर डेलोइट को रिलायंस प्लेस करनी पड़ती है कि जो बाकी ट्रांजैक्शंस है दे आर इन कन्फॉर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दे आर ऑथेंटिक इन नेचर। बट अब इसका मतलब ये आता है कि डेलोइट कह रहा है कि जब मैं ऑडिट नहीं कर रहा तो मुझे दूसरे के ऊपर रिलायंस प्लेस करनी थी, बट मेरे को ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं है एंड बिकॉज मेरा ऑडिट स्कोप वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होता, इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू प्लेस दैट रिलायंस on those audit report या फिर audit opinions। अब हम चलते हैं ऑडिट रिपोर्ट में दी 2 क्वालिफिकेशंस के ऊपर। इसमें से पहले वाली है डिपॉजिट्स गिवन टू अ कॉन्ट्रैक्टर। अब इस क्वालिफिकेशन के अंदर डेलोइट ने मेंशन किया है कि एक वेंडर है ईपीसी वेंडर जिसको अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की सारी ग्रुप कंपनीज ने मिलाकर कुछ 2000 करोड़ का डिपॉजिट्स दिया है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 1680 करोड़ का अराउंड कैपिटल एडवांस। तो जो मेन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि डेलोइट को लगता है कि ये रिलेटेड पार्टी है और मैनेजमेंट ने बोला है कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, बट हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था कि रिलेटेड पार्टी ही होनी चाहिए एंड इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एक और क्वालिफिकेशन इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिलेटेड ये है कि डेलोइट ने मेंशन किया है कि 250 करोड़ का जो डिपॉजिट था वो मोर देन 1 ईयर ओल्ड है एंड उसके रिगार्डिंग जो काम करना चाहिए था उस वेंडर को वो तो कमेंस ही नहीं हुआ है। तो डेलोइट को ये भी लगता है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं है इन नेचर। अब ऐसा क्यों किया होगा मैं अडानी मैनेजमेंट ने, हम ये भी समझने की ट्राई कर लेते हैं। तो सपोजिंगली अडानी मैनेजमेंट ने बोला हम एक नया पोर्ट बनाएंगे जिससे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा, तो उसके लिए उनको एक कोई वेंडर हायर करना पड़ेगा जो कि कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग में काम करता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क कि उनको कोई पोर्ट बनाना है। अब सोचो उन्होंने एक पोर्ट बनाने के लिए 1000 करोड़ ले लिया पब्लिक से या फिर बैंक से लोन ले लिया, तो उन्होंने सोचा कि यार अभी ठीक है थोड़ा सा हम पैसा यूज करेंगे पोर्ट बनाने में, बाकी पैसा हम अपनी जेब में डाल के निकल जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक डमी फर्म बनाएंगे उन्होंने जो कि इस केस में लग रहा है एज पर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एंड उस फर्म को बोला कि ठीक है तुम ये काम एग्जीक्यूट करोगे, इसके लिए हम तुम्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं एंड कुछ कैपिटल एडवांस देते हैं। अब सोचो कि ये काम 2-3 साल 4 साल 5 साल में चलेगा, उस टेन्योर तक तो ये पैसा उस वेंडर के पास ही उस डमी फर्म के पास रह लेगा, बट धीरे धीरे वो ये कह सकते हैं कि ये पैसा राइट ऑफ हो गया, वेंडर से नहीं रिकवरेबिलिटी हुई या जैसे भी वो सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर करके उन्होंने ये पैसा अपने प्राइवेट फंड या फिर किसी ऑफशोर एंटिटी में ट्रांसफर कर देंगे एंड इवेंचुअली जो पैसा उन्होंने पब्लिक से लिया या फिर बैंक से लिया वो एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो जाएगा। एंड यही एक मेन रीजन बनता है कि अडानी मैनेजमेंट इस चीज को डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहती फाइनेंशियल में, बिकॉज अगर एक बार डिस्क्लोज कर दिया कि ये वेंडर रिलेटेड पार्टी है तो सारे स्टेक होल्डर्स की नजर उस पर जाएगी कि ये इतना ज्यादा बैलेंस किस वेंडर के पास है और वो रिलेटेड पार्टी है। एंड सब्सिक्वेंटली
ये चीज़ें धीरे धीरे करके एक इशू भी बन सकती है कि यार नेक्स्ट ऑडिट वाला भी इस पे क्वेश्चन उठाएगा कि ये ऐसा क्यों है। बट अब ऑडिटर ने ऑलरेडी इस चीज़ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया है, तो फिर नज़रों में आ चुकी है पब्लिक की, तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। एंड इसके ऊपर डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन, एक रिसर्च होनी चाहिए और इस चीज़ का एक कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकलना चाहिए कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। बिकॉज करंटली अभी डेलॉयट की ऑडिट रिपोर्ट में तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, बट बुक्स के अंदर ये रेक्टिफाई नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वालिफिकेशन जो ऑडिट रिपोर्ट में दी हुई है। तो ये क्वालिफिकेशन के लिए पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन आई कैसे। तो क्या हुआ कि यूएस ने सैंक्शंस करे थे म्यांमार के ऊपर 2021 के अंदर। अब अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड एक म्यांमार के अंदर पोर्ट बना रही है, जिसके लिए जो उसका ओन एंटिटी है, जो ओन कंपनी है, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि अडानी पोर्ट्स जो कि इंडिया में है, उसने 100% इन्वेस्टमेंट करी एक सिंगापुर की कंपनी में, एंड वो सिंगापुर की कंपनी ने आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करी म्यांमार की कंपनी में टू कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द पोर्ट इन म्यांमार। बट अब क्या हुआ कि जब से यूएस ने सैंक्शंस लगाए, जिसका लाइक यूएस के सैंक्शंस के लिए भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, तो यूएस ने ऐसा वो तब करता है जब उसको लगता है कि ये यूएस की जो भी पॉलिसीज होती है उसके अगेंस्ट जाके कंट्री काम करती है, तो यूएस जनरली उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी उस कंट्री की यूएस से ट्रेड करना चाहेगी, चाहे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो वो अलाउड नहीं होगा एंड वो एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री की लिस्ट में आ जाएगी। अडानी ने एक इस पे अपनी रिस्क कमेटी की रिकमेंडेशन ली एंड सोचा कि हमें ये कंपनी जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है उसको हमें सेल करना चाहिए और हमें म्यांमार में काम नहीं करना चाहिए गिवन दी यूएस सैंक्शंस। अब इस कंपनी को सेल करने का काम उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया एंड तब उन्होंने कुछ इसकी प्राइस रखी अराउंड 2000 CR के अराउंड, एंड ये हुआ था इन May 22। बट अब ड्यूरिंग द ईयर जब उन्होंने रीनेगोशिएट किया विद द बायर ऑफ दिस कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, तो उन्होंने ये देखा कि इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है, फिर जो इनको एक्चुअल में पैसा मिलने वाला है, दैट्स ओनली 250 CR, दैट्स ऑलमोस्ट 1/8 ऑफ 2000 CR। हायर है इस कंपनी का, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ एंगोलिया जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स हेवन है, काफी रिनोन जगह है। कौन सा ऐसा बंदा होगा जो एक आइलैंड पे बैठ के, जिसको इतनी टेंशन हो गई कि वो म्यांमार में पोर्ट ऑपरेट करेगा बैठ के, क्योंकि अडानी जी को पोर्ट की ओनरशिप बेचनी है। डेलॉयट की भी यही क्वालिफिकेशन है कि दे आर नॉट वेरी श्योर एंड उनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है टू प्रूव वेदर दैट दिस पर्सन लोकेटेड इन एंगोलिया इज द रिलेटेड पार्टी और नॉट। अभी हमने ये समझा कि डेलॉयट ने क्यों रिजाइन दिया एंड 2 क्वालिफिकेशन उनकी लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में। That's it for this video. I'll see you in the next one. If you did like some part of the video, then please do consider pressing the like button.